नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, स्वर वह घोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा जो है वो मुख से अबाध गति से निकलती है। मगर मतलब जैसे कि बिना घर्षण के हवा निकलती है, तो समझ जाइए कि ये स्वर है। जैसे संस्कृत में अगर समझें तो स्वयं सुशोभितः इति स्वरः, अर्थात जो वर्ण अपने आप में पूर्ण होता है उसे किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं: मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर भी चार प्रकार के होते हैं: आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, आ होते हैं। और संधि स्वर उसे कहते हैं जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे आ प्लस ई बराबर ए। इसी प्रकार आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ए बराबर ऐ, आ प्लस उ बराबर औ। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिसमें दो मात्राओं के बराबर समय लगता है। और प्लुत स्वर में तीन मात्राओं का समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर के लिखने की रीत ये है कि स्वर के अंत में ऊ का अंक बना देते हैं, या आप समझ लीजिए तीन बना देते हैं। जैसे ओम लिखते हैं तो वो प्लुत स्वर का उदाहरण है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। इसी क्रम में आगे चलें तो अनुनासिक स्वर मिलता है। जिन स्वरों के ऊपर आप देखते हैं कि चंद्र बिंदी लगी होती है उन्हें अनुनासिक, और जिनके ऊपर एक बिंदी दिखे अनुस्वार कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे चलें, व्यंजन की बात करें तो भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलने पाती, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर आगे पढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलती है। मैं सीधे सरल तरीके में आपको बता दूं, स्वयं सुशोभिता इत स्वरः, मतलब जो स्वयं सुशोभित होता है वो स्वर कहलाता है। अनवग भवेत व्यंजनम, मतलब कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं मेरे दोस्त, वो व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम व्यंजन के वर्गों की बात करें मेरे दोस्त, तो का से माँ तक जो है वो आपकी स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं मेरे दोस्त, जिसकी संख्या 25 मानी गई है। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो यारा लावा होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो शाखा साहा होते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन में छत्र ज्ञा आ जाते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे चलें तो मैं आपको बता दूं कि जो सा होता है, सा स्वर होता है, वो दंत सा के अंतर्गत आता है, मतलब उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। जो सा सिटकारी होता है उसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। और जो खा खटखड़वा होता है उसका स्थान मूर्धन्य होता है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। इन तीनों सा में बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है। और इन तीन साओं को याद रखिएगा, एक न एक सा आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यारा राव अंतस्थ व्यंजन है। ये आधे स्वर तथा आधे व्यंजन होते हैं। आधुनिक काल में अगर बात करें तो रा तथा ला को पूर्ण व्यंजन माना गया है, जबकि या तथा वा को स्वर माना गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा या और वा को कहते हैं। ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है, शाखा साहा, इनका उच्चारण में घर्षण उत्पन्न होती है, जो वायु के द्वारा घर्षण करते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं मेरे दोस्त। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छत्र ज्ञा स्रा होते हैं। छा का उच्चारण स्थान, माफ करिए मेरे दोस्त, छा जो है बनता है वो का प्लस खा से मिलकर बनता है। त्रा ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जा प्लस इया से बनता है। श्रा साधन रा से बनता है दोस्त, तो उसको भी याद रखिएगा। इसमें से एक वर्ण पूछ लेता है कि छा किससे मिलकर बना है, तो आप तुरंत बताइए कि का प्लस सा से मिलकर बना है, त्रा ता प्लस ला से मिलकर बना है, ज्ञा जा प्लस इया से बना है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। व्यंजनों का अगर वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण व्यंजन को उच्चारण के आधार पर 8 भागों में बांट दिया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, फिर स्पर्श संघर्षी, फिर संघर्षी, फिर अनुनासिक, फिर पार्श्विक, फिर प्रकंपित, फिर उच्चिप्त, फिर अर्धस्वर। अब आप प्रकंपित व्यंजन को याद रखिए मेरे दोस्त, इसको रा वर्ण को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं।
क्षिप्त व्यंजन डा और ढा आते हैं, और उत्क्षिप्त डा और ढा को उत्क्षिप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं कहीं आप देखते होंगे खाली डा और ढा यूज हो जाते हैं, नीचे इनके बुंदे भी यूज हो जाते हैं, तो दो गुण के कारण इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इसको विकसित व्यंजन भी कहते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त। अर्ध स्वर आपको पता है या और वाह है, लेकिन अगर पूछ ले कि ला कैसा वर्ण है तो आप क्या बताएंगे मेरे दोस्त? तो ला एक जो है वो द्विपार्श्विक व्यंजन है। याद रखिएगा मेरे दोस्त। अब आगे चलते हैं, तत्सम तद्भव की बात कर लेते हैं। तो तत्सम तो आप पता है जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और पूर्ण रूप से वैसे ही रख दिए गए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य। तद्भव का अर्थ होना अर्थात संस्कृत भाषा से जो कि विकृत यानी कि अलग होकर जो शब्द बनते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जो कि प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव कहलाते हैं मेरे दोस्तों। कुछ तद्भव तत्सम आप याद कर लीजिए, जैसे पर्यक का पलंग, अश्रु का आंसू, लज्जा का लाज, स्फूर्ति फुर्ती, विवाह ब्याह। देख लीजिएगा मेरे दोस्त, इस नोट्स में बहुत कुछ उपलब्ध है जिसमें जो कि आने वाले परीक्षाओं में आपको जरूर मददगार साबित करेगा। कुछ और भी वर्ण लिखे हैं, देशज, देश में जन्मा हो, जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, टेंट आदि ये देशज शब्द हैं। विदेशज की बात करें, जो विदेश में जन्मा हो और यहाँ आ गया हो, हमारे देश में भी बोला जा रहा है, जैसे ऑफिसर, लैंटर्न, हॉस्पिटल, कैप्टन। ये क्या हैं? ये विदेशी शब्द हैं मेरे दोस्त। अरबी भाषा के शब्द भी हैं, जैसे अदालत, आदमी, आदमी, औरत, अरबी भाषा के हैं। मौसम, हलवाई, अरबी भाषा के शब्द हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये जापानी भाषा का शब्द है। और चीनी भाषा के शब्द की बात करें, जो चाय हम पीते हैं, ये चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का है। चाय, लीची, चीकू, चीनी इत्यादि। याद रखिएगा मेरे दोस्त। आइए थोड़ा सा विलोम शब्द भी जान लेते हैं। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आगमन का प्रस्थान, यौवन का वार्धक्य, उत्थान का पतन, योगी का भोगी, कायर का साहसी, निर्दयी का सदयी, उग्र का सौम्य, तृष्णा, वितृष्णा, व्यास, समास, पुष्ट, क्रस। व्यास का मेरे दोस्त याद रखिएगा समास होता है। समास का विलोम अगर कहीं पूछे तो व्यास लगाइएगा। बाधित बच्चे समास का विलोम संधि मार देते हैं, जो कि गलत है मेरे दोस्त। याद रखिएगा समास का विलोम व्यास होता है और संधि का विलोम विच्छेद होता है मेरे दोस्त। आइए आगे चलते हैं। आविर्भाव का तिरोभाव, दुर्दांत का शांत, तर्पण का ग्रहण, उन्मूलन का रोपण, आध्यात्मिक का भौतिक, आहूत का नाहूत, कुरूप स्वरूप, ताप का शीत, पाश्चात्य का पौर्वात्य होता है मेरे दोस्त, मूल का शिखर, पर्णकुटी का प्रसाद होता है, यज्ञ का बिग, वन स्थल, मरुस्थल, दूषित, पवित्र। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये थे हल्के से नोट्स जो कि आपको आगे आने वाले परीक्षाओं में लाभ जरूर दिलाएंगे मेरे दोस्त। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ रही हो, नोट्स अच्छे लग रहे हों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कराने की कृपा करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।